अध्याय नंबर 29। मृदा। सामान्य परिचय। मृदा मिट्टी के कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण है। भूप्रपट्टी से के ऊपरी भाग में पाई जाती है। धरातलीय चट्टान के अपक्षय जलवायु, पौधों और करोड़ों भूगत कीटाणुओं और कर्मियों के बीच होने वाली आपसी क्रियाकलाप का अंतिम परिणाम ही मिट्टी है। इन भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के एक लंबी अवधि तक कार्यरत रहने से मिट्टी की परतों का निर्माण होता है। चट्टानों के प्रकार, जलवायु, वनस्पति आदि से संबंधित होने के कारण ही वे भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। फलतः फसलों, घासों तथा पेड़ पौधों आदि में भी भिन्नता पाई जाती है। मृदा महत्वपूर्ण क्षारीय संसाधन है, क्योंकि एक बार नष्ट हो जाने पर इसकी स्थानापूर्ति नहीं की जा सकती। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अत्यधिक अपरदन के कारण इसका क्षय हो जाता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया की दर अत्यंत मंद होने के कारण मृदा की अनवीकरणीय संसाधन भी माना जाता है। मृदा के अलग अलग प्रकारों के अपने खास रासायनिक गुण होते हैं। जिस मृदा में चूने की मात्रा कम होती है उसे अम्लीय मृदा, या जिसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे क्षारीय मृदा कहते हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य मृदा के महत्व की दिशा में वैश्विक ध्यान आकर्षित करना था। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मृदा की संरचना और संगठन। मृदा की अपनी संरचना तथा गठनता होती है। मृदा के गठन का संबंध विभिन्न प्रकार के अवसादों के अनुपात से है, जबकि इसकी अवस्था का संबंध संरचना से होता है। जब मिट्टी के कण आपस में पिंड के रूप में संगठित हो जाते हैं तो इन संगठित पिंडों को मृदा की संरचना कहा जाता है। मृदा की गठनता एवं संरचना इसकी सदृढ़ता तथा पारगम्यता को निर्धारित करती है। रेत, चीका, सिल्क के अनुपात के आधार पर मृदा के प्रकार। अत्यंत बारीक कणों से निर्मित चीका युक्त मृदा के छिद्रों का आकार छोटा या संख्या अधिक होती है, जिससे इनके बल जल को अवशोषित करने की क्षमता अर्थात सरदृढ़ता अधिक हो जाती है। इसलिए चीका युक्त मृदा आर्द्र होने पर चिपचिपी हो जाती है और शुष्क होने के बाद इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। बड़े आकार के कणों से निर्मित रेतीली मृदा में छिद्रों का आकार बड़ा होने के कारण सदृढ़ता कम हो जाती है और पारगम्यता अधिक हो जाती है, जिस कारण जल का रिसाव ऊपर की परतों से नीचे की परतों में अधिक होता है। यही कारण है कि रेतीली मृदा शुष्क होती है। विदित है कि दोमट मृदा में रेत, सिल्ट और चीका का अनुपात लगभग एक समान होता है। इस कारण इसी सरदृढ़ता और पारगम्यता में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। फलतः कृषि की दृष्टि से दोमट मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाले कारक। चट्टानी संरचना। मृदा के नीचे स्थित चट्टानी संस्तर को जनक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इसी में से मृदा का निर्माण प्रारंभ होता है। वस्तुतः यह आवश्यक नहीं है कि किसी क्षेत्र की मृदा उसी चट्टानी संस्तर पर स्थित हो जिससे वह बनी हो। ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से बालू मिश्रित चिकनी मृदा बनती है, जबकि बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से महीन कणों की उपजाऊ काली मृदा बनती है। कुछ चट्टानें शीघ्र ही अपक्षयित हो जाती है और कुछ धीमी गति से अपक्षयित होती है। इन्हीं गुणों के कारण शैल जैसी चट्टानें अच्छी मृदा उत्पादक होती हैं, जबकि चूना पत्थर जैसी चट्टानें निम्न कोटि की मृदा उत्पादक होती है। चट्टानों में अपक्षरण की गति जितनी ही अधिक होती है, मृदा का निर्माण उतनी ही तेजी गति से होगा। जलवायु। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। एक ही जलवायु वाले क्षेत्र में दो विभिन्न प्रकार के जनक पदार्थ ही प्रकार की मृदा का निर्माण कर सकते हैं, तथा एक ही तरह के जनक पदार्थ दो भिन्न जलवायु प्रदेशों में दो विभिन्न प्रकार की मृदा का निर्माण कर सकते हैं। जलवायु भिन्नताओं के कारण रवेदार ग्रेनाइट चट्टानें मानसूनी प्रदेश के आर्द्र भागों में सैटेलाइट मृदा का और शुष्क भागों में लैटेराइट से भिन्न प्रकार की मृदा का निर्माण करती है, जबकि ये ग्रेनाइट चट्टानें स्टेपी जलवायु में काली मृदा और टैगा जलवायु में भूरी मृदा का निर्माण करती है। मृदा का रंग जीवाश्म की मात्रा पर भी निर्भर करता है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में जहाँ वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण की दर से अधिक होती है, वहाँ क्षारीय तत्व जल के साथ घुलकर
निक्षालन द्वारा मृदा के नीचे की परतों में चले जाते हैं। इसलिए आर्द्र जलवायु प्रदेश की मृदा क्षारीय नहीं होती है। अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु प्रदेश में जहाँ वाष्पीकरण की दर वर्षा की मात्रा से अधिक होने के कारण मृदा की ऊपरी परत शुष्क हो जाती है, वहाँ कैश्विक तत्वों के क्रिया के द्वारा जल के साथ घुले हुए क्षारीय तत्व नीचे की परतों के ऊपर की परतों में आ जाते हैं, जिसके कारण मृदा अधिक क्षारीय हो जाती है। क्षारीय मृदा इसमें सोडियम, विशेष तौर पर सोडियम कार्बोनेट की बहुलता होती है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर अथवा मैदानी प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने पर तापमान में कमी आने के साथ मृदा की अम्लता में वृद्धि होती जाती है। मृदा की अम्लता एवं साक्षरता को pH का मान द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस मान का विस्तार 0 से 14 तक होता है। pH का 7 होने पर मृदा तटस्थ तथा 7 से कम मान का मृदा अम्लीय तथा 7 से अधिक मान पर मृदा क्षारीय मानी जाती है। वनस्पति उच्च क्षारीय अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जाने पर वनस्पति की संघनता में वृद्धि के बावजूद ह्यूमस की वृद्धि में पहले वृद्धि फिर कमी होती जाती है। उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में अत्यंत कम तापमान होने के कारण कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता है, जबकि निम्न अक्षांशीय प्रदेशों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा पत्तियों का उपभोग किए जाने में साथ निष्कलन के द्वारा ह्यूमस जल के साथ घुलकर नीचे की परत में चले जाते हैं। वनस्पतियां, वृक्ष, झाड़ियां, घास और काई के पत्तों तथा जड़ों के सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के साथ साथ मृदा के विकास में भी सहायक होता है। जीवाणुओं को भोजन मृदा में उपस्थित ह्यूमस से प्राप्त होता है। फलतः मृदा पर जीवाणुओं का प्रभाव अलग अलग जलवायु प्रदेशों में भिन्न भिन्न होता है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में जीवाणु अधिक सक्रिय अवस्था में रहते हैं, जो मृदा से ह्यूमस को ग्रहण कर लेते हैं। फलतः इन प्रदेशों की मृदाओं में ह्यूमस अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इसके विपरीत ठंडे जलवायु प्रदेशों में जीवाणु कम सक्रिय रहते हैं, जिसके कारण इन प्रदेशों की मृदाओं से ह्यूमस की क्षति कम होती है। स्थलीय उचावच मृदा निर्माण एवं अपर्दन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीव्र ढाल वाली चट्टानी सतह पर जल बहाव अधिक तीव्र होने के कारण मृदा निर्माणकारी पदार्थों का जमाव कम हो पाता है। फलतः यहाँ मृदा की बहुत पतली परत का ही निर्माण हो पाता है, जिसे अवशिष्ट मृदा कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में भू संरक्षण परिरेखाबंधन विधि द्वारा किया जाता है, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। भारत के दक्षिणी पठार में उचावच अधिक विषमता युक्त होने के कारण मृदा का आवरण कम गहरा होता है, जबकि इसी क्षेत्र में नदी, घाटियां अथवा तटवर्ती डेल्टाई भागों में गहरी मृदा पाई जाती है। सपाट तथा समतल धरातल पर आदर्श अपवाह होता है एवं न्यूनतम अपरदन होता है। अतः पूर्णतः अपेक्षाकृत तथा गहरी मृदाओं का निर्माण होता है, जबकि चौरस परंतु निचले धरातल पर जल भराव होने एवं अच्छे अपवाह के अभाव से में नीली, भूरी, तर एवं चिकने वाली मृदा की मोटी परत का निर्माण होता है। ढाल की प्रवणता, ढाल की लंबाई एवं ढाल पक्ष, सूर्य के संदर्भ में ढाल की दिशा आदि किसी भी स्थान में मृदाओं के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक कार्बनिक गुणों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। मृदा परिच्छेदिका, मृदा की ऊपरी सतह के आधारभूत चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका तथा मृदा की क्षैतिज परतों को मृदा संस्तर कहते हैं। संस्तर की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर ही मृदा की पहचान की जाती है। जैसे मृदा के सबसे ऊपरी जैविक परत को ओसंस्तर कहते हैं। इन जैविक संस्तरों का निर्माण पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त जैविक पदार्थों के संचयन वनस्पति उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जाने पर वनस्पति की संघनता में वृद्धि के बावजूद ह्यूमस की मात्रा में पहले वृद्धि फिर कमी होती जाती है। उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में अत्यंत कम तापमान होने के कारण कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता, जबकि निम्न अक्षांशीय प्रदेशों में सूक्ष्म जीवों के द्वारा पत्तियों का उपभोग किए जाने के साथ निष्कालन के द्वारा ह्यूमस जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं। वनस्पतियां, वृक्ष, झाड़ियां, घास और तथा काई के पत्तों तथा जड़ों के सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मृदा की उर्वरकता में पढ़ लिया हमने।
जीवाणुओं को भोजन मृदा में उपस्थित होमांस से प्राप्त होता है, पर फलतः मृदा पर जीवाणुओं का प्रभाव अलग अलग जलवायु प्रदेशों में भिन्न भिन्न होता है। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में जीवाणु अधिक सक्रिय अवस्था में रहते हैं, जो मृदा में होमांस को ग्रहण कर लेते हैं। फलतः इन प्रदेशों की मृदा में होमांस अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इसके विपरीत ठंडे जलवायु प्रदेशों में जीवाणु कम सक्रिय रहते हैं, जिसके कारण इन प्रदेशों की मृदाओं से होमांस की स्थिति कम होती है। स्थलीय ऊंचा मृदा निम्न तीव्र ढाल वाली चट्टानी सतह पर जल प्रवाह अधिक तीव्र होने के कारण मृदा निर्माणकारी पदार्थों का जमाव कम हो पाता है। फलतः यहाँ मृदा की बहुत पतली परत का ही निर्माण हो पाता है, जिसे अवशिष्ट मृदा कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में भू संरक्षण परिरेखाबंधन विधि द्वारा किया जाता है, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। भारत के दक्षिणी पठार में ऊंचा अधिक विषमता युक्त होने के कारण मृदा का आवरण कम गहरा होता है, जबकि इसी क्षेत्र में नदी, घाटियां अथवा तटवर्ती डेल्टाई भागों में गहरी मृदा पाई जाती है। सपाट एवं समतल धरातल पर आदर्श अपवाह होता है एवं न्यूनतम अपरदन होता है तथा अतः पूर्णतः अपशालित तथा अथवा गहरी मृदाओं का निर्माण होता है, जबकि चौरस परंतु निचले धरातल पर जल भराव होने एवं अच्छे अपवाह के अभाव में नीली भूरी स्तर एवं चिपकने वाली मृदा की मोटी परत का निर्माण होता है। ढाल की प्रवणता, ढाल की लंबाई एवं ढाल पक्ष, सूर्य के संदर्भ में ढाल की दिशा आदि किसी भी स्थान में मृदाओं के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक कार्बनिक गुणों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। मृदा परिच्छेदिका मृदा की ऊपरी सतह के आधारभूत चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर को मृदा परिच्छेदिका तथा मृदा का क्षैतिज परतों को मृदा संस्तर कहते हैं। संस्तर की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर ही मृदा की पहचान की जाती है। जैसे मृदा की सबसे ऊपरी जैविक परत को ओ संस्तर कहते हैं। इन जैविक संस्तरों का निर्माण पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त जैविक पदार्थों का संचयन से होता है। ओ संस्तर के नीचे ए संस्तर पाया जाता है। इसको कई उपभागों में विभाजित किया जाता है। ए संस्तर की जिस परत में होमांस की मात्रा अधिक होती है उसे A1 उप संस्तर कहते हैं, जिसका रंग गाढ़ा होने के साथ पोषक तत्वों की अधिकता के कारण कृषि की दृष्टि से अधिक उपयोगी होता है। ए संस्तर के A2 उप संस्तर में उपवाहन की दर अधिक होने के कारण पोषक तत्वों का अभाव होता है, जिसके कारण A2 उप संस्तर का रंग हल्का होता है, अतः इसे अपवहन क्षेत्र भी कहते हैं। बी संस्तर के B2 उप संस्तर में विनिपेक्षण की दर सर्वाधिक होने के कारण पोषक तत्वों का जमाव होता है, जिसके कारण B2 उप संस्तर का रंग A1 उप संस्तर से हल्का तथा B2 उप संस्तर से गाढ़ा होता है। B2 संस्तर को विनिपेक्षण क्षेत्र भी कहते हैं। B3 B1 B3 उप संस्तरों को संक्रमण संस्तर कहते हैं, क्योंकि यहाँ तक एक साथ दो संस्तरों की विशेषताएं देखने को मिलती है। मृदा की सबसे निचली परत को C संस्तर कहते हैं, जहाँ मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया का अधिकांश प्रभाव होने के कारण मृदा का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता, लेकिन कालांतर में C संस्तर B संस्तर में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार अन्य संस्तरों के परिवर्तन से ही मृदा की मोटाई में वृद्धि होती है। मृदा का वर्गीकरण वैश्विक मृदा के वितरण को आधार बनाकर विभिन्न देशों के विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक वैश्विक संस्थाओं द्वारा मृदा के वर्गीकरण का प्रयास किया गया। इस क्रम में सर्वप्रथम रूसी विद्वान वीवी टोकुचायेव द्वारा मृदा के वर्गीकरण का प्रयास किया गया। आगे चलकर सन 1938 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा वैश्विक मृदा का वर्गीकरण किया गया, जिसे USDA सिस्टम नाम दिया गया। इस वर्गीकरण के आधार पर मृदा को मंडलीय मृदा, अतः क्षेत्रीय अथवा अंत प्रादेशिक मृदा, अमंडलीय या अप्रादेशिक मृदा में वर्गीकृत किया गया है। इसी क्रम में 1975 में संयुक्त राज्य अमेरिका की मृदा संरक्षण सेवा के मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा वृहद मृदा वर्गीकरण योजना प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा वैश्विक मृदा को उनके परिच्छेदिका के विभिन्न लक्षणों के आधार पर 12 वर्गों में विभाजित किया गया। मृदा का वैश्विक वितरण मृदा विश्व का भू क्षेत्र लगभग प्रतिशत में एरिडी सॉल्ट्स 12, इनसेफ्टी सॉल्ट्स 17, अल्फी सॉल्ट्स 10, एंटी सॉल्ट्स 16, ऑक्सी सॉल्ट्स
मॉलिसॉल्स 7 पॉइंट, अल्टी सॉल्स 8 पॉइंट, सेफोल्डोसॉल्स 4 पॉइंट, वल्टी सॉल्स 2 पॉइंट, एंटी सॉल्स 1 पॉइंट, हिस्टोसॉल्स 1 पॉइंट, जेली सॉल्स 9 पॉइंट। मृदा अक्षेत्रीय अथवा मंडलीय मृदा, अक्षेत्रीय अथवा अंतर प्रादेशिक मृदा, अक्षेत्रीय मृदा। इस प्रकार की मृदा उचित जल निवास वाले मूल स्थल पर विकसित एवं वातावरण के साथ साम्य अवस्था में होती है। इस प्रकार की मृदा विभिन्न प्रदेशों में बिखरी हुई होती है। इस मृदा में जल प्रवाह की व्यवस्था नहीं होती, जिस कारण के से जल क्रांति की स्थिति बनी रहती है। इस प्रकार की मृदा का संबंध स्थानीयता से नहीं होता, बल्कि अपरदन के कारकों द्वारा परिवहित कर लाई जाती है। इसमें मृदा संस्तरों का पूर्ण विकास नहीं होता है। मृदा का सामान्य वर्गीकरण। मृदा के सामान्य वर्गीकरण में पेडोकल या पेडलफर को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इसमें पेडलफर मृदा में के अंतर्गत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की मृदा को तथा पेडोकल मृदा के अंतर्गत शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मृदा को वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण मृदाओं का उल्लेख निम्नवर्त किया गया है। पेडलफर वर्ग की मृदा। ये मृदाएं उच्च अक्षांशीय कोणधारी वनों से लेकर मध्य अक्षांशीय पतझड़ वाले वनों से होते हुए निचले अक्षांशों में स्थित उष्णकटिबंधीय वनों और घास के मैदानों वाले आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है, जहां वार्षिक वर्षा 63.5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। निम्न अक्षांशों में उच्च तापमान एवं आर्द्र मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में लाल और पीले रंग की फेडलर वर्ग की मृदा। ये मृदाएं उच्च अक्षांशीय कोणधारी वनों से लेकर मध्य अक्षांशीय पतझड़ वाले वनों से होते हुए निचले अक्षांशों में स्थित उष्णकटिबंधीय वनों और घास के मैदानों वाले आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ वार्षिक वर्षा 63.5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। निम्न अक्षांशों में उच्च तापमान एवं आर्द्र मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में लाल और पीले रंग की फेडलर मृदाएं मिलती हैं। जैविक पदार्थों में अधिकता होने पर भी जीवाणुओं को अधिक क्रियाशीलता के कारण जीवाणुओं द्वारा होम्स का उपभोग कर लिया जाता है, जिसके कारण ह्यूमस की बहुत कम मात्रा बच पाती है। फलतः उर्वरकों के अभाव में यह जल्द ही अनुपजाऊ हो जाती है। फेडलर वर्ग में विभिन्न प्रकार की मृदाओं को शामिल किया जाता है, जैसे टुंड्रा मृदा, पॉडजोल मृदा, लेटेराइट मृदा आदि। लेटेराइट मृदा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में जहाँ सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ मृदा का विकास लेटेराइटेशन पार्श्वीकरण के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में तापमान अधिक होने के कारण सिलिकेट खनिज तत्व विघटित होकर सिलिका में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे निक्षालन के समय जल के साथ सिलिका बहकर नीचे की परतों में चली जाती है। क्षारीय तत्व और ह्यूमस भी जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं। इसलिए इस मृदा के ऊपर की परतों में सिलिका, क्षारीय तत्व और ह्यूमस का अभाव रहता है। इस मृदा में एल्यूमीनियम तथा आयरन के ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए इस मृदा का रंग लाल होता है। इस मृदा में बॉक्साइड, लिमोनाइट तथा मैग्नेटाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। यह मृदा कृषि के लिए अपेक्षाकृत उपयुक्त नहीं होती है। इस मृदा में कठोर लकड़ी के वृक्ष तथा कांटेदार झाड़ियां उगती हैं, जैसे जायरे, कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन इत्यादि। भारत में लेटेराइट मृदा मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा व असम में पहाड़ी क्षेत्र और केरल में पाई जाती है। पॉडजोल मृदा शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश में जहाँ शंकुधारी वन मिलते हैं, वहाँ मृदा का विकास पॉडजोलाइजेशन के द्वारा होता है, इसलिए इस मृदा को पॉडजोल मृदा कहते हैं। पॉडजोलाइजेशन प्रक्रिया के तहत शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश में अत्यंत कम तापमान होने के कारण सिलिकेट खनिज तत्वों का विघटन नहीं हो पाता, जिस कारण इस मृदा के ऊपर की परतों में सिलिका की अधिकता होती है, जबकि कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं होने के कारण ह्यूमस का अभाव होता है। अम्ल की मात्रा अधिक होने के कारण इस मृदा में जीवाणुओं की अनुपस्थिति पाई जाती है। टुंड्रा मृदा। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में टुंड्रा मृदा का विकास गलनीकरण के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में अत्यंत कम तापमान के साथ हिमगलन के कारण जल का अभाव हो जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की गतिविधियां भी कम हो जाती है और ऑक्सीजन का स्तर भी निम्न होता है। कार्बनिक पदार्थों में विघटन की दर नगण्य होने के कारण मृदा में अवघटित कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। चट्टानी संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की दर भी नगण्य होती है, जिससे मृदा का विकास पूर्णतः नहीं हो पाता। यहाँ की मुख्य वनस्पति काई तथा मांस है। पेडोकल वर्ग की मृदा। इस मृदा का विकास अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश में कैल्सीकरण के द्वारा होता है। कैल्सीकरण
प्रक्रिया के अंतर्गत कैल्शियम तत्व क्रिया के द्वारा जल के साथ घुले हुए क्षारीय तत्व मृदा के नीचे की परतों से ऊपर की परतों में आ जाते हैं, जिसके कारण मृदा की क्षारीयता में वृद्धि हो जाती है। सूक्ष्मता में वृद्धि के साथ वनस्पति की संघनता में कमी आती है, इसलिए ह्यूमस की मात्रा में भी कमी आती है। पेडोकल वर्ग में प्रेयरी मृदा, चरणोजम मृदा, चेस्टनट मृदा, काली मृदा आदि को शामिल किया जाता है। चरणोजम मृदा स्टेपी तुल्य जलवायु मृदा में सवाना तुल्य जलवायु की अपेक्षा कम वर्षा एवं अधिक वाष्पीकरण के कारण वृक्ष रहित घास के मैदान पाए जाते हैं। इस जलवायु प्रदेश में निर्मित मृदा को चरणोजम मृदा कहते हैं। चरणोजम मृदा में कैल्शिफिकेशन और निक्षालन में संतुलन बना रहता है। इस मृदा में कैल्शियम तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। सेफ्टी तुल्य जलवायु प्रदेश में घास के मैदान पाए जाने के कारण कार्बनिक पदार्थों में विघटन की दर भी अधिक होती है। चरणोजम मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे ब्लैक अर्थ सॉइल भी कहते हैं। अत्यधिक उपजाऊ होने के साथ साथ चरणोजम मृदा भुरभुरी होती है, जो भारत में रेगूर या काली कपासी मृदा कहलाती है। काली मृदा में केशिका कैपिलरी क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चरणोजम मृदा में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक होती है, फलतः सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। यह मृदा गेहूं की कृषि के लिए विशेष रूप से अनुकूल होती है। यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य क्षेत्र, मध्य अफ्रीका, मध्य भारत तथा भारत के यह दक्षिणी पठारी क्षेत्र इत्यादि में पाई जाती है। प्रेयरी मृदा, इसे भी पेडोकल मृदा के ही अंतर्गत रखा जाता है। इसमें चरणोजम की अपेक्षा चूने की मात्रा कम पाई जाती है। इसकी संरचना भुरभुरी होने के कारण मक्के की कृषि हेतु अधिक उपजाऊ मानी जाती है। इस मृदा का विकास मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी यूरोप के कुछ क्षेत्रों में हुआ। चेस्टनट मृदा, चरणोजम प्रकृति की इस मृदा में ह्यूमस की अल्पता पाई जाती है। इस पर निर्मित घास के मैदान पशुओं के चारागाह हेतु उपयुक्त माने जाते हैं। इस प्रकार की मृदा का विकास एशिया के अर्धशुष्क क्षेत्रों पर उत्तरी अमेरिका में हुआ है। मरुस्थलीय मृदा, इस प्रकार की मृदा का निर्माण कम वर्षा, उच्च तापमान तथा उच्च वाष्पीकरण वाले जलवायु प्रदेशों में हुआ है। मरुस्थलीय मृदा समशीतोष्ण क्षेत्रों में धूसर रंग की तथा उष्ण क्षेत्रों में लाल रंग की होती है। जलाभाव के कारण खनिज तत्वों का नीचे की परतों में रिसाव व होने से मरुस्थलीय मृदा क्षारीय होती है तथा वनस्पतियों की अल्पता के कारण ह्यूमस का भी अभाव पाया जाता है। इस मृदा में संस्तर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते और इसका संगठन सूक्ष्म होता है। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कथन 2, उष्णकटिबंधीय वर्षावन वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थों का द्रुत अपघटन होता है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन ए और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन की सही व्याख्या है। कथन ए और 2 कथन दोनों सही हैं। कथन सेकंड कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए सही है किंतु कथन सही गलत है। कथन ए गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। उत्तर डी, कथन ए गलत है किंतु कथन सेकंड गलत है। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप में कम करता है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती। कुछ समय अवधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमिकाओं के लवणीय भवन में योगदान कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल ए और 2, केवल 3, केवल ए और 3, 1, 2, 3। उत्तर 3, केवल 3। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपरांत नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान उपतरण को बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? एडेफिक, इलोइमेटिक, ब्रायोटिक, टोपोग्राफी। उत्तर ए, एडेफिक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पॉडजोल समशीतोष्ण शीत, स्टेफी चरणोजम शीत समशीतोष्ण, सॉल्टजॉइम उष्ण एवं आर्द्र, लेटेराइट आर्द्र समशीतोष्ण, कूट
उत्तर ए 2-1-4-3। कथन ए केंचुए खेती के लिए अच्छे नहीं हैं। केंचुए मृदा के महीन कणों को परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। कोट ए तथा आर दोनों ही सही है। आर ए की व्याख्या सही है। ए तथा आर दोनों ही सही है, किंतु ए की व्याख्या आर नहीं है। ए सही है एवं आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। उत्तर डी ए गलत है और लेकिन आर सही है। अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षण। कृषि में मृदा प्रोफाइल एवं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आप सहमत हैं? लैटेराइट मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया क्या है?